गुड मॉर्निंग। आज का जो है सेशन पुनः जीके से शुरू करते हैं, ठीक है। और आप रिमाइंड कीजिए, आपको प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया था आर्कीपेलागो या आर्कीपेलेगो क्या होता है। तो बताए थे कि जो आइलैंड होते हैं, द्वीप जिसको बोलते हैं, उनके समूह को, उनके ग्रुप को, संघ को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? आर्कीपेलेगो। ओके, यहाँ तक बता दिए थे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जो है क्वेश्चन दिया है कि केन्या में एक रिजर्व है, रिजर्व बोले तो क्या? नेशनल पार्क। और उस नेशनल पार्क का नाम क्या है भाई? तो दिया है मसाई मारा। ध्यान रखिएगा, मसाई मारा, मसाई मारा नेशनल पार्क, नेशनल रिजर्व, नेशनल रिजर्व ये कहाँ है? तो ध्यान से सुनिएगा, ये किसी न किसी कारण से क्या होगा? सुर्खियों में होगा, इसीलिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मान ले फॉरेन का क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आ रहा है कोई, तो इसका मतलब क्या है? वो किसी न किसी कारणवश जो है क्या है, वो चर्चा में रहा है, इसलिए वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो याद रखेंगे मसाई मारा नेशनल पार्क, और ये कहाँ है भाई? केन्या। केन्या एक देश है, आप लोग देखे होंगे इसके खिलाड़ी भी क्रिकेट मैच खेलते हैं, है ना। और केन्या, अब क्वेश्चन पूछेगा कि केन्या देश की जो है राजधानी कहाँ है? तो याद रखेंगे नैरोबी, नैरोबी, ऐसे याद रखेगा। हमारे देश के लोग भी यहाँ पे जाके बहुत काम हम करते हैं। एक दोस्त थे, उनके रिलेटिव वाले केन्या में रहते हैं। तो याद रखेंगे कि केन्या देश की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। और ये मसाई मारा नेशनल पार्क जो है कहाँ है? केन्या में है। और नेशनल पार्क के बारे में कुछ दिन पहले चर्चा कर दिए थे, इसलिए ज़्यादा नहीं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि सत्यमेव जयते, ये भी बहुत बार बता दिए हैं आपको, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, सत्य की ही विजय होती है, पढ़ा चुके हैं। और सत्यमेव जयते मेन क्वेश्चन पूछता है कि भारत का जो है राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सेंटेंस क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। और ये किस लिपि में लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। भाषा कौन सी है? संस्कृत है। अब क्वेश्चन है कि ये जो है सत्यमेव जयते वाक्य जो है, सेंटेंस जो है, वो कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, ये एक है मुंडक उपनिषद, उसको बोलेंगे मुंडकोपनिषद, वहाँ से लिया गया है। क्या चीज़? सत्यमेव जयते, ठीक है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा? तो भैया ध्यान से देख लीजिए एक बार, इसका हम सोर्स ही बता देते हैं कहाँ से कैसे शुरू हुआ है। ये सुनेंगे, एक फार्मूला आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, C/100 इक्वल टू नहीं F-32 बाई कितना? 180 डिग्री। और इसी को आप लोग को हम थोड़ा शॉर्ट कर दिए थे बताने के लिए। 20 से देखिए कट रहा है, 20 9 और 20 5 हो गया। इसी को हम छोटा करके समझा दिए थे आप लोग को कि C/5 इक्वल टू F-32 बाई कितना? ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में क्या है? रिलेशन है। अब क्वेश्चन है क्या? आपको बोला है कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सर ये सेंटीग्रेड है, वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटीग्रेड का वैल्यू दिया है तो वहाँ पे सेंटीग्रेड का वैल्यू रख दीजिए। कितना कैसे निकाल लेंगे? 0/5 इक्वल टू F-32 बाई कितना? 9। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करें। चलिए तिरछा तिरछी गुना करते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। क्या अगर 0 कर देंगे ये भी आपके यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं तो मतलब F का वैल्यू कितना हो जाएगा? -32, नहीं सॉरी +32। आइए देखिए तो करते हैं वैसे।
मान लीजिए सपोज इसको 0 लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एफ माइनस 32 बाई कितना 9, फिर 9 आके इधर क्या हो जाएगा 0, मतलब कितना आ गया आपका एफ माइनस 32 इक्वल टू 0, मतलब एफ इक्वल टू कितना हो गया 32 प्लस में। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टेड, ये हम 0 नहीं किए, मान लीजिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके थोड़ा टेस्ट कर रहे हैं, उतना ही आ रहा है क्या, देखिएगा थोड़ा सा, आइए देखते हैं। तो तिरछा तिरछी गुना अगर करते हैं तो हो गया कितना 0, ये कितना हो गया 5f माइनस 5 दूनी 10, 5 या 15 1 16, इतना होगा ना, मल्टीप्लाई किए तो वही आना चाहिए। अब इसको हम उठा के लाते हैं इधर, मतलब 5f इक्वल टू क्या हो गया 160, और f इक्वल टू कितना हो गया 160 बटा में कितना 5, देखिए 5 तिया 15, 5 दूनी 10, देखिए आया क्या क्या सेम, यही ध्यान रखना है। तो याद रखेंगे कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में चलेंगे तो कितना हो जाएगा 32 फ़ारेनहाइट। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य का जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है, नॉर्मल टेम्परेचर जो है हम बताए हुए हैं कि सेंटीग्रेड में कितना होता है 37, लेकिन फ़ारेनहाइट में लेंगे तो कितना हो जाएगा 98.6, केल्विन में लेंगे तो 310। देखिए जब भी केल्विन में टेम्परेचर निकालना है तो हमेशा याद रखिएगा कि 273 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 में सेंटीग्रेड वाले वैल्यू को ऐड कर दिया। हम कह क्या रहे हैं सुनिएगा, ऐसा बहुत बढ़िया से भैया पढ़ते चलो, माइंड में सेट करते चलो। आइए मतलब केल्विन का वैल्यू क्या होता है 273 डिग्री है ना, और प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या हो गया 273 प्लस हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है नॉर्मली 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 310 केल्विन होता है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से पूछ देगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, जल का जो है ठीक है क्वथनांक कितना होता है, और ऑप्शन में जो है सेंटीग्रेड में नहीं है केल्विन में है, तब क्या करेंगे तो 373 हो जाएगा। 100 डिग्री पर बॉयल करता है ना तो कितना हो जाएगा केल्विन में 373, लेकिन फ़ारेनहाइट में रहेगा तो फ़ारेनहाइट में एक बार देख लीजिए डायरेक्ट, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, अब दिखा देते हैं आपको। सेंटीग्रेड में है 100/5 एफ माइनस 32 बाई कितना 9, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये देखिए कितना हो गया 20 9 80 से 180 इक्वल टू एफ माइनस 32, एफ इक्वल टू कितना हो गया ऐड हो जाएगा, देखिए 2 8 3 11 212 याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है फ़ारेनहाइट में बताइए कितना होता है, अच्छा ऑप्शन दिया है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, ऑप्शन में सब फ़ारेनहाइट में दिया है, तब क्या मारेंगे 212 फ़ारेनहाइट, ओके, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाँ मालदीव देश का नाम सुने हैं, मालदीव की राजधानी कहाँ है माले, मालदीव की राजधानी क्या है आइए एक चीज याद आ गया मुद्रा का नाम बहुत बार आप लोग को पता है कि करेंसी भी पूछता है कि किस देश का करेंसी क्या है, तो यहाँ रुपया के लिए एक ट्रिक बनाया हुआ आप लोग को पढ़ाया है पहले भी, पुराने लोग को पता है कि कौन कौन सा देश है जिसकी मुद्रा के नाम को रुपया बोलते हैं, रुपया कहीं कहीं रुपया बोलता है, कहीं कहीं रुपया बोलता है, मतलब मिला के रुपया पकड़िए उसको, ठीक है। कौन कौन सा देश है, तो हमने बताया था क्या चीज़, भारत ने मामा श्री से पाई रुपया ये अगर याद रखेंगे
तो आपको पता चल जाएगा कि कुल कितने देश हैं जहां की करेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रुपया। क्या बताया, भारत ने मामा श्री से पाई रुपया, मतलब कि भारत जो है उसकी भी मुद्रा क्या है, रुपया। ने से नेपाल, माँ से मॉरिशस और माँ से मालदीव। ये मालदीव नाम आ गया था इसलिए हमने बता दिया, ठीक है। मालदीव जिसकी राजधानी कहाँ है, माले, अभी क्वेश्चन में था। श्री से श्रीलंका। अच्छे यार, हम तो न्यूज़ अभी देख नहीं रहे उतना, शायद श्रीलंका की स्थिति गड़बड़ चल रही है अभी, आर्थिक रूप से पूरी तरह से वो डिस्टर्ब चल रहा है। और वहाँ का जो है अभी राष्ट्रपति भी शायद नया चुना गया है ना, इमरजेंसी लग गया है। अच्छा, अभी स्थिति गड़बड़ है, शायद इंडिया भी उसको हेल्प किया है। श्री से क्या हो गया, श्रीलंका, और शेष हो गया सेशेल्स द्वीप, ये भी है देश है सेशेल्स द्वीप। और पास से अपना दुश्मन भाई, हम तो दोस्त नहीं बोलते हैं लेकिन दुश्मन यहाँ बोल रहे हैं जानबूझ के, तो पास से क्या हो गया, पाकिस्तान। और इसे इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश यही है, कौन, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया हमारा पड़ोसी है पानी वाले रास्ते से, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि भारत, नेपाल, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, सेशेल्स द्वीप, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इतने देशों की करेंसी का नाम है क्या चीज़, रुपया। याद है? तो ऐसे याद रखिएगा, भारत ने मामा श्री से पाई रुपया। तब थोड़ा सा और इधर उधर का देख लेते हैं। लीरा कहाँ की मुद्रा है, लीरा इटली। जापान की मुद्रा का नाम येन। चीन की मुद्रा का नाम युआन, अभी शायद चेंज हुआ है। हाँ, तो चेंज वाला करंट वाला थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ, रिनमिनबी, एक मिनट। हाँ, तो याद रखिएगा कि जापान की मुद्रा का नाम है एन और चाइना का रेनविनबी, ऐसे याद रखिएगा। चीन का रेन विनमी, चाहे बिनमी, ऐसे याद रखिए, रेन विनमी। नाम चेंज हो गया, पहले होता था युआन। कहाँ की मुद्रा है, चाइना की। आई हो गया रेन विनमी, ये कहाँ का है, तो चाइना का, ये नया हो गया अभी। उसी तरह से याद रखिए इंग्लैंड का क्या होता है, डॉलर। बता रहे लेकिन यहाँ बदला हुआ दिखा रहा है, ठीक है, नया है, ठीक है। तो गूगल बाबा कभी कभी अपडेट नहीं कर पाते होंगे, ठीक है। बताए थे ना एक दिन कि प्राइमरी कलर में वो गलत बताते हैं वो। चलिए, तो रेन विनबी जो है, ये जो है चाइना का भी नया मुद्रा हो गया है। और इंग्लैंड की मुद्रा क्या है, डॉलर। पहले यूरो था, अपनाया हुआ था लेकिन छोड़ दिया, उसका है क्या, पाउंड। यस, आइए अब देखिए एक दो और बता दे रहे हैं आपको। बांग्लादेश का क्या है भाई, तो याद रखेंगे टका। आज भी बंगाली दादा लोग क्या बोलते हैं, कितनी टका भाजी, है ना, मतलब कि सब्जी जो है कितने रुपए किलो है, ठीक है, टका। तो बांग्लादेश का टका, कम से कम पड़ोसी मुल्क का याद रखिए। उसी तरह से भूटान का क्या है भाई, न्यू ग्लूट्रम। अफगानिस्तान है तो इसका है अफगानी, उसका करेंसी का नाम है अफगानिस्तान जो है, उसके करेंसी का नाम क्या है, जैसे हम लोग रुपया बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, अफगानी, ऐसा, ठीक है। पाकिस्तान का तो जानते ही, बता दिए अभी। अब आ जाइए म्यांमार का क्या है, म्यांमार बोले तो क्या हो गया, वर्मा। रट्टा मार के रखिए, म्यांमार का होता है क्यात, मतलब म्यांमार वाले आधा म से शुरू हो रहा है, इधर आधा क से शुरू हो रहा है। म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो बोलते क्यात, मतलब क्या, ठीक है, मतलब वहां की म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है, क्यात, ठीक है। और थोड़ा दो चार बता दे रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारा याद करना है आपको। आ जाइए इंपॉर्टेंट वाले बता देते हैं। नेक्स्ट, सऊदी अरब जिसकी राजधानी है कहाँ, रियाद। सऊदी अरब है ना, कैपिटल कहाँ है, रियाद। और वहाँ की मुद्रा बोल रहा है क्या है भाई, तो याद रखेंगे रियाल। क्या है,
रियाल। और रुकना भैया, रूस का नाम सुने हैं अभी, छिड़ा हुआ है जंग, रशिया। तो रशिया की राजधानी कहाँ है? रूस की राजधानी, हाँ, मॉस्को। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, अब हो सकता है कहीं इसका भी नाम चेंज हो गया हो, चेक कीजिएगा। अब क्वेश्चन है कि रूस की जो है उसकी मुद्रा का नाम क्या है? तो रूस से रूस और रूस से रूबल, याद है, रूबल है। तो इस तरह से आगे आप लोग याद करिएगा। एक जो है स्वीडिश क्रोन का नाम सुने होंगे, क्रोन, जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो स्वीडन द्वारा दिया जाता है ना। तो स्वीडन के मुद्रा का नाम क्या है? स्वीडिश क्रोन, या क्रोन देगा आपको, याद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, एक पुस्तक है पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र। तो याद रखेंगे कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछता है, इंपॉर्टेंट बुक है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है भाई? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। तो पुस्तक की नाम आ गई, तो थोड़ा सा रिपीट मार लेना भैया कि पुस्तक में याद रखिएगा, एक है रामायण। रामायण के लेखक कौन है? नहीं बोलेंगे? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। उसी में एक होता है रामचरितमानस, तो कौन है भाई? तुलसीदास। एक होता है उत्तर रामचरित भवभूति, उत्तर रामचरित, उसके कौन है? भवभूति। इस तरह से याद रखिएगा। हनुमान चालीसा का लेखक कौन है? तुलसीदास। बताए थे, लास्ट सेंटेंस पढ़िएगा, तुलसीदास, उसमें आता है सेंटेंस। ठीक है, अब सुनिए, अभिज्ञान शकुंतलम किसके लिखा हुआ है? कालिदास। नहीं, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ये सब किसका है? कालिदास का है। इसी क्रम में और आगे बढ़िए, कफन, गबन, ठीक है, ये सब किसका है? मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद को बोलते हैं क्या? कलम का सिपाही। क्लियर है? और आइए, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कौन? महाभारत। तो उसके रचयिता कौन है भाई? तो याद रखेंगे, महर्षि वेद व्यास। कौन है? महर्षि वेद व्यास। और विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। ये सब कुछ कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं, लिखते चलिए, याद करते चलिए, एक साथ बुक्स में देख के उसको याद कीजिए। अब है एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, किसने लिखा है? गांधी जी। गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है, नहीं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इस तरह से याद करते चलिए। यहाँ था पंचतंत्र, आपको बता दी हमने। नेक्स्ट देखिएगा, अंजलि ईला मेनन कौन है? तो याद रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से है कि अंजलि, ठीक है, अंजलि जो है, एक अंजलि तो कौन है? हमारी स्टूडेंट भी है, वो अभी नागपुर में तैयारी कर रही है, बढ़िया अच्छी स्टूडेंट है ना। तो यहाँ पे है अंजलि ईला मेनन, तो एक भारत की क्या है? कलाकार है। ठीक है, उसका नाम है अंजलि ईला मेनन। अच्छे, 2 दिन पहले चर्चा किए थे आप लोग को, ईमेल के जो है आविष्कार करने में एक सहयोग किए थे, भारतीय भी वैज्ञानिक है। उनका नाम क्या है? शिवा दुरई। बताए थे, शिवा दुरई। हमने क्यों रिपीट किया? ताकि आप लोग याद करो। आगे चलिए, नेक्स्ट है डिब्रू साइखोवा नमेरी औरंग नेशनल पार्क 21 राज्य में। आजा भैया आजा, ये अलग तरह का क्वेश्चन है। असम, असम का नाम लिए तो आप लोग को बताए हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस अभ्यारण्य, ये सब कहाँ है? असम में है। और यहाँ पे दिया है अलग से थोड़ा सा, डिब्रू, ठीक है, खामकोवा, ठीक है। नेक्स्ट है नामेरी और औरंग, नामेरी, औरंग, डिब्रू,
खोआ, ठीक है, ये कहाँ पे हैं? असम में हैं। और ये तो सब याद रखिएगा कि नामेरी, औरंग, ये सब तो है कहाँ? असम में। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत का कौन सा वैसा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय अभयारण्य है जो एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है? तो कौन है? काजीरंगा। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है स्वदेशी क्या है? तो सुनिएगा भैया, स्वदेशी, स्व मतलब क्या होता है? खुद, और देशी मतलब देश, मतलब खुद के देश का। तो स्वदेशी चीज क्या होते हैं भाई? तो ऐसे उसी तर्ज पे हमारे मोदी साहब ने क्या किया है? शुरू किया है क्या? मेक इन इंडिया। और क्वेश्चन पूछता है कि मेक इन इंडिया जो है उसमें जो है वो बनाया गया है एक जानवर का फिगर, वो कौन सा जानवर है? ऑप्शन टाइगर, लायन माने बाघ, शेर, चीता, ऐसा करके चारों का ऑप्शन रहेगा। तो कौन है भैया? शेर है कि बाघ है? कंफर्म करो। अब सुनिए, शेर है? हाँ शेर है। अब सुनिएगा, एक क्वेश्चन देता है कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? यस, तो पहला ही ऑप्शन देता है सिंह, नहीं टाइगर, याद रखिएगा टाइगर। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे कि यहाँ क्वेश्चन था क्या भाई? कि स्वदेशी। तो स्वदेशी का मतलब क्या होता है? कि वैसे सामान, वैसे वस्तु, वैसे चीज जो हमारे देश में क्या हैं? निर्मित हैं, बने हुए हैं, उनको बोलते हैं स्वदेशी। क्लियर? चलिए अगला देखना भैया, चिपको आंदोलन। इसका थोड़ा सा देख लीजिए। चिपको आंदोलन मतलब चिपक जाइए। यस, चिपकना है। किससे? पेड़ से, झाड़ से जिसको बोलते हैं। सुनिए कैसे। तो ये चिपको आंदोलन शुरू किया था किसने? सुंदरलाल बहुगुणा। उनका नाम क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा। तो नाम में भी है, सुनिए, सुंदरलाल। अब बहुगुणा मतलब सुंदर तो ये हैं, लाल बोले तो हो सकता है हमारे ही कास्ट वाले होंगे, लाला जी, है ना? हाँ, तो ध्यान रखिएगा, सुंदरलाल। और नाम में देखिए बहुगुणा, बहुत गुण था उनके अंदर। तो उन्होंने क्या सोचा भैया कि प्लांट जो इतने जो है धड़ेले से काटे जा रहे हैं अंधाधुंध, जो कि नहीं काटना है, इस पे कैसे रोक लगाया जाए। तो उन्होंने ही शुरू किया था क्या? चिपको आंदोलन। कहाँ? उत्तराखंड में। वो क्या था घटना, उसका याद रखिए कि जो पेड़ को काटने से बचाने वाले जो सैनिक है, मतलब कि सुरक्षा करने वाले हैं पेड़ का, वो लोग जाते थे क्या? ऊपर जो है पेड़ पे चढ़ के ऐसे जो है लेट के रहते थे। घटना बना रहे याद करने के लिए, ठीक है? अगर कोई काटने के लिए आता था, फटाक से उतरते तो उनको अरेस्ट कर लेते थे। इस तरह की चीजें थी। तो याद रखेंगे, चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। और ये चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड है? तो याद रखिए, वन संरक्षण, फॉरेस्ट को जो है सुरक्षित रखना है, बचा के रखना है, उसके लिए संबंधित है। क्या चीज? चिपको आंदोलन। कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तराखंड बोले तो उत्तरांचल, जिसकी राजधानी है कहाँ? देहरादून। अब देखेंगे, एम.एस. स्वामीनाथन का नाम सुने होंगे, ठीक है? ये किस लिए जाने जाते हैं भाई? तो सुनिए, एक एम.एस. स्वामीनाथन है, एम.एस. स्वामीनाथन। और ध्यान रखना भैया, जीवन में तो सब लोग आए हैं यार, इस पृथ्वी पे आएंगे, खाएंगे, जाएंगे, लेकिन नाम उसी का होता है जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है। ठीक है, तो एम.एस. स्वामीनाथन। और ये तो है भारत के लेवल पे हैं। याद आया कुछ चीज़? यस, क्या याद आया? तो ध्यान रखेंगे, हरित क्रांति हमने पढ़ाया था, 60 से 70 के दशक में भारत में शुरू हुआ था। तो उसका जनक कहा जाता है किसको? एम.एस. स्वामीनाथन। तो इंडिया में ना, और वर्ल्ड लेवल का जो है हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? कंफ्यूजन नहीं होइएगा। एक तो बताए थे वर्गीस कुरियन। तो वर्गीस कुरियन क्या है? तो दूध का जो है, दूध क्रांति, दुग्ध क्रांति, जिसको हम लोग व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं, या
ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं, दुग्ध। ठीक है, अब यहां पे याद रखिएगा क्या चीज, ये वर्ल्ड लेवल पे कौन थे भाई? याद नहीं आ रहा आप लोगों? वर्गीस कुरियन, ये हो गए MS स्वामीनाथन। याद है माइंड में? अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते याद आ रहा तो बता रहे हैं आपको, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों का एक श्रृंखला बनाई थी? अतुल डोलिया, अतुल डोलिया। सुनेंगे, गांधी जी के समकालीन थे। समकालीन किसको बोलते हैं? इंग्लिश में एक वर्ड होता है कॉस्मोपॉलिटन, और कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है समकालीन, और समकालीन का मतलब क्या है? जिस समय में ये है उसी समय में ये भी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं कौन? उद्धव ठाकरे, और इसी समय बिहार के मुख्यमंत्री हैं कौन? नीतीश कुमार। तो दोनों क्या हो गए? समकालीन हो गए, यही चीज को कहा जाता है। तो गांधी जी जब थे उस समय ये भी थे। कौन? एक चित्रकार थे, उनका नाम क्या था? अतुल डोलिया। उन्होंने गांधी जी से संबंधित जो है बहुत सारे जो है क्या किए थे? चित्र जो है, चित्रों की श्रृंखला बनाए थे। अतुल डोलिया, हम भी पहली बार नाम सुने। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे, अबरक किस राज्य में सबसे अधिक जो है पाया जाता है? अबरक सुनना भैया, अबरक के बारे में देखिएगा, अबरख ऐसे भी लिखते हैं, कितने लोग ऐसे भी लिखते हैं, अबरक ऐसा भी लिखते हैं, कहीं कहीं क भी मिलेगा, क नहीं ख ही लिखिए, अबरक। ये क्या चीज होता है यार? तो आप लोग देखे होंगे पूजा पाठ में जो हम लोग जो है अबीर गुलाल खरीदते हैं, उसमें छोटा छोटा चमकता हुआ चीज दिखता है। ठीक है, या अब आइए इसका हम यूजेज वगैरह सब बता रहे हैं। तो अबरक ये क्या है? खनिज है। ठीक है, अबरक क्या है? एक प्रकार का खनिज है, और यहाँ पे पुराने के हिसाब से बता रहा है कि बिहार राज्य जो है अबरक के उत्पादन में क्या है? सबसे आगे। लेकिन करंट में शायद चेंज हो गया है, अभी हो गया है राजस्थान। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राजस्थान जो है अबरक के उत्पादन में क्या है? आगे है। अभी अबरक का यूज क्या है हमारे लाइफ में यार? इस खनिज का यूज क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इस खनिज का यूज है क्या? आयरन हम लोग करते हैं कपड़ा को, उसमें जो कॉइल जो होता है, आयरन का कॉइल किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है, पता है ना? नाइक्रोम, आयरन का कॉइल नाइक्रोम का बना होता है। और इस कॉइल को रखने के लिए अबरक का एक प्लेट रहता है, उस पर फिर क्या करेंगे? उस पर फिर कॉइल को रखेंगे, फिर ऊपर से अबरक की एक प्लेट रखेंगे, ताकि जो आयरन हम कर रहे हैं उसमें करंट ना आए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? तो अबरक जो है हीट का गुड कंडक्टर है, हीट का क्या है? अच्छा चालक है, सुचालक है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? बैड कंडक्टर है, उसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता। तो याद रखेंगे, जितने हीटिंग एलिमेंट हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। किसका? अबरक का। याद रहेगा, तो ध्यान रखेंगे। अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अभी करंट में है राजस्थान। हाँ बोलिए। अभी आंध्र प्रदेश हो गया है। अच्छा, तो सुनिएगा वंस मोर, इस सब क्वेश्चन को बोले है ना वेरिएबल रहता है डाटा। अभी गूगल बाबा में शायद दिखा रहा है, एक बच्ची बता रही है कि आंध्र प्रदेश के बारे में बता रहा है कि आंध्र प्रदेश जो है अबरक के उत्पादन में सबसे क्या है? आगे है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, हाँ नहीं, तब दोनों में कंफ्यूजन है। तो हाँ, तो याद रखेंगे राजस्थान और आंध्र प्रदेश 50-50। अब इसमें आप लोग थोड़ा फाइनली देखेंगे, चाहे हम बता देंगे नेक्स्ट डे। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये था अबरक। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीलंका की राजधानी। सुनिएगा, तो पहले हम लोग पढ़ते थे कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका क्या है? एक आइलैंड है, टापू है, और उसकी राजधानी पहले हम लोग कहाँ पढ़ते थे? कोलंबो। कहाँ था? कोलंबो। अब जो है श्रीलंका का पुराना नाम भी बताए हुए हैं आप लोग को, क्या है? सिलोन।
श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। और याद रखेंगे सबसे अधिक तमिल लोग कहाँ पाए जाते हैं, किस देश में? श्रीलंका में पाए जाते हैं। तमिलनाडु से लगा हुआ है ना। और ऐसा सुने हैं हम कि तमिलनाडु वाले लोग का जो है बैंड बजा बाराती भी वहाँ जाता है, वहाँ से भी आता है, मतलब शादी होती है। जैसे हमारे बिहार से बॉर्डर से लगा हुआ है नेपाल, तो नेपाल से भी ऐसा कुछ जो चलता है, शादी ब्याह का सिलसिला चलता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, तो श्रीलंका का नया जो है राजधानी है, उसका नाम क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा। श्री जयवर्धनेपुरा, हाँ, पूरा श्री जयवर्धने परिवार आपले सहर स्वागत करीता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनेपुरा। अब अपने इंडिया में मैक्सिमम गांव के नाम के लास्ट में क्या रहता है? पुर लगा रहता है। नागपुर, रामपुर, बिलासपुर नहीं होता है, ऐसा रहता है। चंद्रपुर, एक चंद्रपुरा भी है, ध्यान रखिएगा। एक चंद्रपुर है महाराष्ट्र में, जहाँ हम लोग हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में। एक चंद्रपुरा झारखंड में है। हाँ, आप सर्च मार के देखना, धनबाद वगैरह के आसपास में उधर कहीं पे है चंद्रपुरा। हाँ, आगे चलो, नेक्स्ट देखिएगा, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? सुनिएगा, हमने एक दिन चर्चा किया था आप लोग को, क्या चीज़, कि माइक्रोब्स क्या होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बताए थे? अगर याद होगा तो याद रखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माने सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स, उसमें क्या क्या आते हैं। तो हमने बताया था बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, फिर क्या है? फंगस, बोले तो कवक, फंगस, फिर क्या रहेगा? एल्गी, एल्गी बोले तो क्या? शैवाल, और क्या रहेगा? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। और याद रखना भैया कि यही 4 केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वायरस इस कैटेगरी में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। वायरस जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं आता है। और याद रखना भैया, ये सभी जो है माइक्रोस्कोपिक हैं, मतलब इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का ही हेल्प लेना पड़ेगा। ऐसे वी कांट सी, इनको जो हम नहीं देख सकते हैं विथ नेकेड आइज, अपने आंखों से हम नहीं देख सकते हैं इनको। किसको? बैक्टीरिया, फंगस, शैवाल और प्रोटोजोआ। वायरस को भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन वायरस इस कैटेगरी में क्यों नहीं आता है? तो ध्यान रखिएगा, ये सेल्फ रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी जाति को बढ़ाते हैं, तो वो सेल्फ रिप्रोडक्शन करते हैं। कौन? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन वायरस जो है सेल्फ रिप्रोडक्शन नहीं करता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रजनन। प्रजनन मतलब क्या हो गया? अपनी जाति की संख्या को क्या बढ़ाना, रिप्रोड्यूस करना। तो वायरस में नहीं होता है। वो क्या करता है? वो पहले किसी सेल में जाएगा, मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहे ह्यूमन बॉडी में आएगा, उस सेल में जाने के बाद वहाँ से जो है उससे जो है अपना जो है फायदा वाला चीज़ लेके फिर वो आगे बढ़ना शुरू करेगा। इसीलिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं आता है। कौन? वायरस। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन था भैया कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स नहीं, क्या है कि डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक चलाता है, बोलते हैं हम लोग कि एंटीबायोटिक चालू है, मतलब क्या? वो एंटीबायोटिक क्या है? एक दवा है, मेडिसिन है। और एंटीबायोटिक दवाएं क्या होती हैं? तो हमारे बॉडी में जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उसको मारने के लिए काम करता है। तो इसीलिए उसका नाम है क्या? एंटीबायोटिक। बायोटिक मतलब बी से बैक्टीरिया, याद रखिएगा आप लोग, याद रहेगा। चलिए, और बहुत सारे बैक्टीरिया जो है हमारे बॉडी में क्या हैं? हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल हैं, और बहुत सारे क्या हैं? हार्मफुल भी हैं। अभी इस बॉडी पर देखा जाएगा माइक्रोस्कोप से, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। दही, दही को आप देखो माइक्रोस्कोप में पूरा भरमार लगा हुआ है कीड़े का, लेकिन हम लोग पूरा बढ़िया, आने दो, लस्सी अभी चल रहा है, नहीं हो, गर्मी का दिन है, एक गिलास और दे दो यार, भर गया है यहाँ तक, लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं, दे दो एक गिलास और, थोड़ा पेट में क्या रहेगा? ठंडा ही रहेगा। ठीक है, ये चलता है। तो जो दही है
वो दूध से दही बनाने में बैक्टीरिया का ही योगदान होता है, और वो बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। याद रखिएगा कि लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है? दूध को दही में कन्वर्ट करता है। अब क्वेश्चन है कि दूध से दही का बनना कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक परिवर्तन है। परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, मतलब केमिकल चेंज है। दो तरह का चेंज, एक फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब क्या? उसके जो है बनावट में चेंज हो जाएगा, फिर चाहेंगे तो जस का तस हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसको। लेकिन केमिकल चेंज क्या है? परमानेंट चेंज है। एक बार चेंज हो गया तो दोबारा कितना भी मशक्कत कर लो वापस नहीं हो। ठीक है, अब दूध से दही बन गया है, हम करोड़ रुपया दे रहे हैं कि लो हमको फिर उसी दही का दूध बना के दिखा, तो करोड़ रुपया का अरबों रुपया दोगे नहीं बनेगा वो। ठीक है माठा भले बना सकते हैं लेकिन अब दूध नहीं बनेगा। ध्यान रखें, तो इसी चेंज को हम लोग बोलते हैं क्या? केमिकल चेंज। जैसे लोहे में जंग का लगना, वो भी क्या है? केमिकल चेंज। अब बर्फ से पानी बनना, पानी से बर्फ बनना, ये क्या है? फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अगला है, विश्व के किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? लो, वो जो है कंट्रोलिंग पावर है भैया। आइएगा, पेपर हम लोग खरीदते हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें कॉर्नर पे जो है राइट साइड में देखिएगा रहता है किसका? तो वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो है कच्चा तेल जो है, खनिज तेल, पेट्रोलियम, उसका रेट दिया रहता है कि कितने बैरल कितने डॉलर में चल रहा है ना। उसी तरह से क्या रहता है? सोना चांदी का भी भाव रहता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है, ये तो सोना चांदी हमारा मुंबई से मतलब कि उसका भाव जो है चलता है, पेपर में जो हम लोग देखते हैं मुंबई से कंट्रोल होता है। लेकिन पूरी दुनिया का सोने चांदी का भाव कहाँ से निर्धारित किया जाता है भाई? तो याद रखेंगे, लंदन। और लंदन कहाँ पड़ता है हो? नहीं पता? इंग्लैंड। बहुत बना के मारेंगे, उसमें रहो। हाँ, लंदन देश से, सुन लो। इस श्रीवास्तव सर का नाम सब क्या करोगे यार? नहीं, आप लोग आगे बढ़ाने वाले हो। एक क्वेश्चन नहीं है तो उससे क्या हो गया? चलिए, तो लंदन जो है याद रखेंगे ब्रिटेन में, इंग्लैंड में है। अब अगला क्वेश्चन कि लंदन जो है किस नदी के किनारे है? तो याद रखेंगे, कोई कोई टेम्स बोलता है, कोई कोई थेम्स बोलता है। तो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है क्या? लंदन। समझ में आया? यस। अब चलिए आगे, रीजनिंग भी पढ़ना है, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। आइए देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये तो पढ़ा दिए थे ना, अमृतसर सरोवर कहाँ है? तो याद रखना भैया, अमृतसर सरोवर जो है गोल्डन टेम्पल के ठीक सामने में है। मतलब कहाँ है? अमृतसर में है। कहाँ? पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, लेफ्ट साइड आ गए, सॉरी, पेज पलट दिया उल्टा। हाँ, अब देखिएगा, अच्छे, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? तो ये देश है, याद रखिएगा, युगांडा। ये सब पुराना क्वेश्चन भी पूछ देता है। ठीक है, तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे, ऐसा है ना। तो उसी तरह से युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला। ये सब रट्टा मारना भैया, इससे अपने को कभी पाला नहीं पड़ा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? कंपाला। ठीक है, तो युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला। ठीक है, याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछता है। अब देखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया पूछा है, वो आपको जो है भिंगा के मारा है। हाँ, आप देखो जानते हो, हम कई बार पढ़ाए हैं क्या कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। और किसकी लंबी सहायक नदी है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। लेकिन यमुना नदी कहाँ गिरती है?
अरे भैया अभी तो बोले सहायक नदी है, तो सहायक नदी क्या कि जो नदियां जो है मेन नदी में आके मिलती हैं। ले ये मान लीजिए गंगा मैया है, गंगा, ठीक है। अब इसमें जो नदियां जिधर से भी आके मिल रही हैं, ठीक है, इधर से कुछ आके मिलेंगी लेफ्ट राइट से, ठीक है। तो जो मिलती है नदियां उन्हीं को बोला जाता है सहायक नदी। तो कोई पूछ दिया कि यमुना नदी कहाँ गिरती है, तो ये मत मार देना कि बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बहुत मारेंगे। गंगा की सहायक नदी है, मतलब वो गंगा में आके मिलती है, ठीक है। हाँ, और गंगा इन सबको सहायक को जो है ले जाकर डुबा देती है। कहाँ? बांग्लादेश की खाड़ी, कौन? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। तो याद रखेंगे कि एक लंबी नदी, ऑप्शन के हिसाब से लंबी नदी जो मतलब बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो कौन है? यमुना, ठीक है। और याद रखेंगे भारत की राजधानी कहाँ? नई दिल्ली या दिल्ली, जो भी बोलो। तो नई दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो यही यमुना नदी के किनारे है, यमुना, याद रखिएगा, ठीक है भैया। और मथुरा किस नदी के किनारे है? वही मथुरा भी है, कहाँ? दिल्ली से थोड़ा 3 घंटे का रास्ता है, ठीक है। तो वो भी कहाँ है? यमुना नदी के किनारे। ताजमहल नाम नहीं सुने हैं? आगरे का ताजमहल, हम लोग गाना गाते थे, आगरे का ताजमहल यमुना किनारे चमके, मतलब यमुना नदी के किनारे। अब लो भैया, तो जब चल रहे हैं तीर्थ स्थल पे तो आपको बैठे बैठे भ्रमण करा देते हैं। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो याद रखेंगे सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या जो है किस नदी के किनारे है? सरयू, याद रहेगा। चलिए, अच्छे, अयोध्या अभी चर्चा में है, भगवान राम का जो मंदिर वहाँ बन रहा है ना, चालू है, उसमें काम लगा हुआ है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि अयोध्या जो है यूपी के किस जिले में पड़ता है? खोजिएगा, शायद फैजाबाद है, एक बार सर्च कीजिए। अयोध्या जो है यूपी के किस जिले में, किस डिस्ट्रिक्ट में है? हमारे हिसाब से शायद फैजाबाद ही, एक बार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं तब तक। अब देखिएगा, नेक्स्ट है, ये दिया है सेपेक तेक्रेव। सेकेप तेक्रेव क्या है? तो याद रखेंगे वॉलीबॉल को किक मारना। अच्छा, किक मारना हम तो एक सुने थे, किसमें? फुटबॉल में किक मारना, वो सामने रख के ऐसा मारते हैं, उसको बोलते क्या? किक, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि वॉलीबॉल में भी, अच्छा, एक सर्विस होता है ना वॉलीबॉल में, ऐसे मारता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सेपेक तेक्रेव क्या होता है? तो वॉलीबॉल में जो किक मारा जाता है उसको बोला जाता है क्या? सेपेक तेक्रेव, याद रखिएगा। ये नया नया क्वेश्चन है, इस सबको रट्टा मार लीजिए। सेपेक तेक्रेव ग्रेजुएट लेवल का ये सब क्वेश्चन है। वॉलीबॉल को किक मारने को बोला जाता है क्या? सेपेक तेक्रेव। नेक्स्ट, अगला है डिजिटल संकेत में समवर्ती संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण मोडेम। मोडेम का क्या नाम होता है? मोडेम नाम सुने हैं? मोडेम जो होता है मॉड्यूलर डी मॉड्यूलेट, ऐसा होता है मोडेम। मोडेम वो क्या करता है? वो जो करता है कि सिंबल जो होता है, डिजिटल जो होता है, उसको सिंबल में चेंज करने का काम करता है मोडेम। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ऐसा इसका फुल फॉर्म होता है। आज भी अश्विन थाने वाला भैया नहीं हंस रहे, क्यों? जीके में मजा नहीं आ रहा है? अच्छा, रीजनिंग अब चालू करते हैं, बस आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, 2 गो है 3 गो। अगला है, कौन सी गैस हास्य गैस कहलाती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस। और सुना बाबा नाम आ गया मुंह में, मतलब क्या? रामदेव बाबा। वो हंसने के लिए एक्सरसाइज करवाते हैं, नहीं कि थोड़ा सा हंसिए, बिना हंसी का। और जो योगा करते हैं वो 2-4-5 मिनट का अपने से बिना हंसी का हंसते हैं वो। तो हंसना क्या है? एक योगा है, ठीक है। और एक गैस है लाफिंग गैस, और उस लाफिंग गैस का केमिकल नाम क्या है?
नाइट्रस ऑक्साइड। और ये पूछा था भैया, एक जो है एग्जाम हुआ था कहाँ, यहाँ पे अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, उसमें आया था। ऐसे तो आते रहता है क्वेश्चन। नाइट्रस ऑक्साइड N2, ये क्या है, इसको कहा जाता है लाफिंग गैस। मतलब यहाँ पे स्प्रे मार देंगे तो सब लोग हंसने लगेंगे। ऐसा सही है क्या यार? हाँ, एक बार कहीं मिलेगा क्या, खरीद के एक बार लाना, थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग। हाँ, और सबको नहीं, खाली सुन थाना वाले भैया को छिड़क देंगे, है ना। अब देखते हो हंस रहे कि नहीं हंस रहे। अच्छे, आगे देखिए, तो हंसाने वाली गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। अगला देखिए, 1998 में जो है पोखरण में जो है एक परीक्षण किया गया था भारत का, उसका नाम क्या था? डेजर्ट स्टॉर्म। याद रखना भैया, मिटाते हैं इसको फिर बताते हैं। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन डेजर्ट, ठीक है, स्टॉर्म। ये क्या चीज है, ऐसा भी पूछ सकता है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? तो याद रखना भैया कि हमारे देश का भूमिगत परीक्षण किया गया था। कब? 1998 में, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। उसके एक साल बाद ही तो कारगिल का युद्ध हो गया, 99 में, ठीक है। दुनिया को थोड़ा भी भनक भी नहीं चला, अपना परमाणु परीक्षण संपन्न हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है, तो 1998 में राजस्थान में है पोखरण, एक जगह है वहाँ पे। जनरली हमारे यहाँ से भी प्रूफ के लिए जाता है मटेरियल वगैरह, है ना। तो पोखरण में जो है भारत ने जो है भूमिगत जमीन के अंदर परमाणु का टेस्टिंग किया था, परमाणु परीक्षण किया था, ठीक है, इसीलिए फेमस है। तो उसका ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। और सुनिएगा, इस पे एक पिक्चर भी शायद आया था, परमाणु हम देखे थे। कहाँ देखे थे? आगरा में देखे थे, शायद आगरा में देखे थे, गए थे भाई के पास, वहाँ देखे थे। तो याद रखेंगे परमाणु और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, आखिरी क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक खेती किस फसल की होती है? सबको पता है कि भारत क्या भैया, तो यहाँ के लोग ज़्यादा क्या खाते हैं? भात खाने वाले हैं। भात बोलते क्या? चावल, राइस, ठीक है। यहाँ पे चावल की सबसे अधिक खेती की जाती है। अब क्वेश्चन है कि चावल के उत्पादन में हमारा कौन सा राज्य सबसे आगे है? सुना भैया ना, शायद है पश्चिम बंगाल, बराबर है। चावल के उत्पादन में, ये आंकड़ा चेंज होता है भाई, इसको कंफर्म आप देख लेना, ठीक है। पश्चिम बंगाल। ऐसे भी बंगाली दादा लोग डोंट माइंड, अगर देख रहे होंगे वीडियो तो, ठीक है, वो क्या करेंगे, एक मछली रहना चाहिए उनको और इतना भात समेट लेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि चावल, अब सुना भैया, चावल आ गया तो थोड़ा सा और चीज बता रहे हैं। भारत में चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हो कटक। सुनिएगा, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक। और याद रखना भैया, ये कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। और यही उड़ीसा में कटक में जो है हमारे जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था भाई? तो कटक में। अब क्वेश्चन है कि कटक किस नदी के किनारे है? तो महान आदमी थे ना यार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महान, तो महानदी, ऐसे याद रखिएगा। कहाँ? महानदी के किनारे है कटक। और याद रखना भैया, यहाँ एक स्टेडियम भी है कटक में, बारामती स्टेडियम। कहाँ है? कटक। क्रिकेट का स्टेडियम है, बारामती स्टेडियम कहाँ है? कटक में है। तो ये तो इंडिया लेवल पे बता दिए कि चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो याद रखेंगे कटक में है। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे जो है चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो याद रखेंगे एक देश है फिलीपींस, उसकी राजधानी कहाँ है? मनीला। तो मनीला में जो है
चावल का अनुसंधान केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला। याद रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है? हम लोग खाते हैं, अरे कार्बोहाइड्रेट बोल दिए, सॉरी। चावल में कौन सा जो है न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट। और याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है, जो डायबिटीज वाले पेशेंट हैं, जो शुगर वाले मरीज हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए कि वो एक तरह का क्या है, ग्लूकोज है। और ग्लूकोज जो है पाचन नहीं होता है, वो बॉडी में क्या है, डायबिटीज बढ़ता है। इसीलिए उनको चावल खाने से मना किया जाता है। खाइए भी तो बहुत थोड़ी मात्रा में खाइए, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है चावल में, ठीक है। तो याद रखेंगे भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल का नाम क्या है? खाद्य फसल बोलिएगा, वो क्या है? चावल। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट, देखो इसी में से निकलता है क्वेश्चन कि भारत का जो है प्रमुख या मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? तो याद रखें क्या है? चावल, ठीक है। और चावल का उत्पादन बता दिए, पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा उत्पादक है। अब आ गया इसका दूसरा भाई, चावल नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? गेहूं। बोले तो आटा नहीं, तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बराबर है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का प्रचलन भी है, ध्यान रखिएगा कि खाने में आपको रोटी और चावल दोनों मिलेगा। हम लोग तरफ बिहार में अब भले प्रचलन चेंज हो रहा है, पहले क्या था, चावल तो चावल, चावल नहीं खाएगा, नहीं तो रोटी तो रोटी। वो माइंड में सेट था क्या कि दोनों मिक्सअप खाएंगे तो पेट में जाकर गड़बड़ सड़बड़ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रोटी और चावल दोनों, महाराष्ट्र में भी होता ही है, चावल रोटी दोनों रहता है, ठीक है। हाँ अच्छा, एक मिनट, गेहूं के उत्पादन में अब सुनिएगा, हमने क्या बताया था, यूपी जो है क्या है, अग्रणी है, आगे सबसे ज़्यादा एरिया में उगाया जाता है क्या, गेहूं। लेकिन अगर पूछता है कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखा जाए कि प्रति हेक्टेयर जो है गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, दैट इज पंजाब। पंजाब में पंजाबी भैया लोग क्या करते हैं, वो नए नए जो है औजार से खेती करते हैं, वो ट्रैक्टर, तो उनको थ्रेसिंग करने का मशीन अलग अलग, ज़्यादा वो फिजिकली मेहनत ना हो सके मशीन से। और मशीन से देखिए आजकल जो है टेक्नोलॉजी जितना आप यूज़ करोगे प्रोडक्शन उतना अधिक बढ़ते जा रहा है। पहले खेत में कितना होता था यार, मान लो 1 बीघा में मान लीजिए कितना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मन 2 मन, चाहे मान लीजिए 10 क्विंटल अनाज उगता था। आजकल खाद्य पदार्थ टेक्नोलॉजी इतने आ गए कि अब उसी में पहले 10 क्विंटल होता था, आज 20, 25, 30, 40 क्विंटल तक उगाया जा रहा है उसी खेती में, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है खेती को बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखेंगे, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था कि भारत का सबसे प्रमुख फसल कौन सी है, तो याद रखेंगे चावल। अब एक और मन आ गया मन में, एक चीज़ और कि चावल की खेती के लिए, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो उसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। क्या नाम है, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ उसका नाम ही रखा गया है, जलोढ़ मतलब वो कि जल धारण की क्षमता उसमें क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अधिक समय तक उसमें पानी क्या होगा, टिकेगा, ठहरेगा। अब बाकी सिकता है, चिकनी मिट्टी है, वो सब क्या है, बलुआई मिट्टी है, उनमें क्या होता है, पानी तुरंत अभी गिरा है, 1 घंटा के बाद आएंगे सब पता चला खत्म है वो, लेकिन उसमें पानी रहेगा। ऐसा क्यों, जलोढ़ मिट्टी में ही हम धान की खेती क्यों करेंगे, तो याद रखिएगा धान की खेती के लिए उसके जड़ में अधिक समय तक पानी चाहिए। अगर मान लीजिए 4 महीने की खेती की जाती है, 5 महीने की, मोटा मोटी काटते काटते 4-5 महीना हो जाता है, तो उसमें मान लीजिए 3 महीना उसमें पानी ही पानी रहता है, ऐसा ध्यान रखिएगा। तो अधिक पानी चाहिए, इसीलिए जलोढ़ मिट्टी में इसकी खेती की जाती है। और एक क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है, सबसे ज़्यादा जो है मिट्टी का विस्तार एरिया किस मिट्टी का है, तो भैया देखो चावल ही सबसे ज़्यादा खेती की जा रही है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार क्या है, सबसे ज़्यादा है हमारे देश में। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है, जलोढ़ मिट्टी, शायद इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलुवियस सॉइल। और एक क्वेश्चन, वो कौन सी मिट्टी है जिसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, ह्यूमस बोले तो क्या,
कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है। ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उनकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। किसमें? इसी में होती है। किसमें? जलोढ़ मिट्टी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम लोग सीखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे और आप अच्छे अच्छे मुकाम हासिल कीजिए ताकि श्रीवास्तव सर का भी नाम रोशन हो।